थके कदमों से चलती वो अंदर आई। हवास उस वक्त मुंजमद थे। साईं साईं करता दिमाग उसके जहन पर हथौड़े बरसा रहा था। आज मुंतहा सुल्तान को सही मायनों में जिंदगी हाथों से फिसलती महसूस हुई। गाल का दर्द इतना नहीं था जितना दिल का दर्द बढ़ चुका था। आयान अब भी गहरी नींद में था। माँ पर गुजरी कयामत का उसे इल्म बिना था। अजनबियत से भरपूर आंखों से उसने कमरे को देखा। यकलख्त उसे लगा वो किसी जंगल बयाबान में आज अकेली शैतानों का मुकाबला करने के लिए रह गई है। जब का पैमाना छलका तो मुंह से उसने फिर भी कुछ नहीं निकाला। मुंह से फिर भी कुछ नहीं निकला, लेकिन आंख से आंसू कतार दर कतार ऐसे बहे थे कि मुंतहा को उन पर बंद बांधना मुश्किल लगा। मुंतहा की दुनिया लुट चुकी थी। गाजान बिना सुने जा चुका था। गाजान मुंह से सरगोशी की तरह निकलता गाजान का नाम दीवारों से टकरा कर मादूम हुआ था। 6 साल पहले भी ये तकलीफ मुंतहा ने झेली थी। उस वक्त उसे लगा कि ये तकलीफ की आखिरी हद है, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि वो तकलीफ की पहली हद थी जो किसी की बेतबारी की बदौलत मिली थी, जो बेतनाई की सूरत में मिली। उस तकलीफ में नफ़रत, इल्ज़ामात थे। वो तकलीफ़ मुंतहा सुल्तान बर्दाश्त कर चुकी थी, लेकिन आज जो तकलीफ़ मिली थी मुंतहा सुल्तान को, आज जो मुंतहा सुल्तान को ज़ख्म मिला था, वो मुंतहा सुल्तान की रूह को खून आलूद कर गया था। अपनी खाली वीरान रूह भी उसे खून से भरी लग रही थी, क्योंकि इसमें मोहब्बत के बाद दी गई तकलीफ़ शामिल थी। ये तकलीफ़, दर्द, ज़ख्म ऐसा था कि मुंतहा के हवास भी तबाह कर गए। उसे ये भी समझ बूझ नहीं रही कि वो रोए, चीखे, चिल्लाए या फिर ज़िंदगी से नाता तोड़ जाए। आयान के करीब आते उसने धीरे से उसके सर पर हाथ फेर कर उसके लम्स को महसूस किया। अब मुंतहा की हद टूटी थी। आयान के करीब बेड की पाइंती को थामे वो ऊंची सिसकियां लेती ज़मीन पर बैठती चली गई। आज मुंतहा सुल्तान चीखी चिल्लाई नहीं थी। आज मुंतहा की सिसकियां, आहें मुंतहा सुल्तान का गम मना रही थी। रोते हुए चीखना चिल्लाना आम है, लेकिन सिसकियां उस वक्त उभरती हैं जब दिल दर्द से फटने वाला हो जाए, कोई अपना जान निकाल जाए। मौत की आखिरी घड़ी में जो चीज़ सबसे पहले उभरती है वो एक सिसकी ही होती है। आज मुंतहा को मौत ही तो अपने सामने महसूस हो रही थी। मुंतहा का भी दिल चाहा कि सामने खड़ी मौत का हाथ थाम कर जिंदगी से नाता तोड़ ले। गाजान नहीं, गाजान ऐसे नहीं करना मेरे साथ, मुझसे नाता मत तोड़िएगा, मैं मर जाऊंगी। मैं मर ही चुकी थी, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे ज़िंदा किया। गाजान नहीं, वापस आ जाएं। बिलक बिलक कर रोती वो गाजान को पुकार रही थी। चंद घंटे पहले सजा संवरा रूप अब एक बेवा का सा रूप धार गया था। गाजान, मैं आपको सच बताऊंगी गाजान, आप आ जाएं, मैं सब सच बताऊंगी आपको। साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर उसने गाजान का नंबर डायल किया, जो पावर ऑफ बता रहा था। मुंतहा का ज़ब्त टूटा था। गाजान सितम ढहा गया था। इस हद तक बेरुखी बढ़ती थी कि मोबाइल ही पावर ऑफ कर गया। मुंतहा के एक मैसेज को भी इग्नोर ना करने वाला कभी आज मुंतहा को हद दर्जा इग्नोर कर चुका था। आयान, आयान अपने बाबा को कहें आ जाए। आयान उठो मेरा बच्चा, देखो आपके डैडू आपकी दीदी को छोड़कर चले गए, उन्हें बुलाओ आयान, बुलाओ उन्हें। आयान को झिंझोड़ती वो जनूनी हुई। उसके झिंझोड़ने पर आयान यकदम डर कर उठा। माँ को रोता देख आयान भी रोना स्टार्ट कर चुका था। आयान, डैडू को ले आओ, आपकी दीदी मर जाएगी, बुला लो अपने डैडू को। आयान को बाहों में जकड़े उसने सिसकियां भरते हुए कहा, दीदी, डैडू कहाँ हैं, आप बुलाओ उन्हें, कॉल करो, वो आ जाएंगे। आप गंदे बच्चों की तरह रो रही हैं। मुंतहा के हाथ में दबे मोबाइल की तरफ इशारा किए उसने मुंतहा को कहा, आयान वो मुझे छोड़कर चले गए हैं आयान, आपके डैडू। यकदम धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। मुंतहा यकदम उठी। गाजान, मुंह से गाजान का नाम निकला, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसकी ज़ुबान तालू से लगी। पीछे गाजान नहीं, हमदान मौजूद था, जिसका चेहरा काफ़ी हद तक स्पार्ट था। आयान, दादो बुला रही हैं, जाओ भागो जल्दी से, आपकी सारी चॉकलेट्स वो ले रही हैं। मुंतहा का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़का। उसने आयान का हाथ थामा और तेजी से खड़ी हुई। तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या क्या अब भी सुकून नहीं मिला तुम्हें? यकदम वो भारी आवाज में चीखी, भाभी आयान को मॉम बुला रही हैं, इसे जाने दे। आगे बढ़कर उसने मुंतहा का हाथ सख्ती से थामा, आयान का हाथ आज़ाद करवाया। मुंतहा का हाथ उसने इतनी ज़ोर से थामा था कि उसे यकदम लगा उसकी कलाई की हड्डी टूट जाएगी। आयान नहीं, इधर आओ आयान,
मुंतहा यकदम चीखी, लेकिन शायद आयान भी मुंतहा की चीख से घबरा गया था। नन्हे नन्हे कदम उठाता वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। आयान! मुंतहा ने कलाई पर जोर देकर अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन हमदान ने गोया आज सख्ती मुंतहा की कलाई पर ही आजमाई थी। एक झटका देकर उसने मुंतहा को सीधा किया। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, छोड़ो मेरा हाथ। मुंतहा की चीखों पुकार पर हमदान के चेहरे पर मजीद ताश उभरा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने साल मैंने तुम्हें आज़ाद छोड़ने के लिए नहीं गुजारे। तुम्हें तो मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि सारी जिंदगी मौत के लिए तड़पोगी। दांत पीस कर कहता वो मुंतहा के होश उड़ा गया। चलो मेरे साथ। कलाई को जकड़े उसने मुंतहा को आगे की जानिब घसीटा। मुंतहा दोबारा चीखी। यकदम हमदान ने सफ़ेद रुमाल उसके मुंह पर रखा और अपने बाजू का सहारा देता मुंतहा का जहन खुद तारीकी में डूबता चला गया। भाई मुंतहा भाभी पहले ही से किसी के निकाह में थी। भाई उन्होंने झूठ बोला था। आवाज़ें थी कि तेज धार आले की मानिंद गाजान का दिल काट रही थी। मुंतहा के साथ 5 साल जिंदगी गुजारी थी उसने, और इन 5 सालों में उसने एक मर्तबा भी हकीकत बताने की कोशिश नहीं की। समझदारी, मतानत, बुरदबारी की आला मिसाल गाजान सिद्दीकी आज एक अजीब दोराहे पर आ खड़ा हुआ था। गाजान के लिए ये एक धचका ही तो था कि उसकी बीवी उसको एतबार के काबिल ना समझे। दिल चाहा कि खुद को फना कर दे। इतनी मोहब्बत, इज्जत इज्जत एतबार के बावजूद मुंतहा ने उसे ये सिला दिया था कि बदले में उसने गाजान के हाथ में बेएतबारी थमा दी। गुस्से से ज़्यादा गाजान को दुख था कि मुंतहा के लिए उसकी मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती। गुस्सा होता तो वक्ती होता, लेकिन यहाँ तो एक रोग था, ऐसा रोग जो अपनी ही मताए जान धोखे की सूरत में उसे फराहम कर गई थी। साकित खड़ा वो सामने मौजूद सड़क को देख रहा था। अगर मुंतहा चीखी चिल्लाई नहीं थी तो चीखा चिल्लाया गाजान भी ना था। चीखना चिल्लाना उसने सीखा ही ना था। सकूत की मानिद वो बस एक नुक्ते पर जम गया था। मुंतहा सुल्तान उसको धोखा दे चुकी है। मुंतहा सुल्तान उसकी मोहब्बत को एक फालतू शय समझकर अपने पास संभालती गई। इन 5 सालों में उसने मुंतहा को हर तरह का एतबार दिया था, गर्ज हर तरह का। तो फिर मुंतहा सुल्तान इतनी बेएतबार क्यों बनी? ये एक सवाल था जो गाजान के जहन को उलझा रहा था, और ऐसे हजारों सवाल गाजान सिद्दीकी की उलझन बढ़ाने वाले थे। यकदम गाजान का ध्यान अपने हाथ पर गया, जिसमें अब भी हल्की हल्की सनसनाहट थी। गाजान का हाथ उठना आज अमल का रद्द अमल था। उस वक्त धचका ही गाजान को ऐसा लगा था कि उसका हाथ उठना फितरी अमल था, लेकिन इस फितरी अमल का गाजान को उस वक्त शिद्दत से पछतावा होने लगा। ये सोच यकदम जहन में आई थी कि कम अज़ कम उसे मुंतहा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसके हाथ में अगर अब तक सनसनाहट थी तो ना जाने मुंतहा के चेहरे का क्या हाल हुआ होगा। अपनी मताए जान को कभी फूल की छड़ी से ना छूने वाला आज उसके मुंह पर गहरा निशान दे आया था। मुंतहा, आज आपने मुझे खुद से नज़र मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुंतहा? अपने हाथ को देखता वो हिज़यानी सा बोला। क्यों छुपाया सच मुझसे मुंतहा, क्यों? अपने हाथ को उसने पूरी शिद्दत से ग्लास पर दे मारा। एक तरह से उसने मुंतहा को और अपने आप को, यानी दोनों को सजा दी थी। साइड विंडो के ग्लास पर क्रैक उभरा और गाजान के हाथ पर कट नुमाया हुआ। खून का एक बड़ा कतरा जमीन पर गिरकर जज्ब हुआ। अपने हाथ को देखकर उसे यक गुना सुकून महसूस हुआ, लेकिन ये तकलीफ मुंतहा को दी गई तकलीफ के मुकाबले में बहुत कम थी। उसने दोबारा हाथ विंडो पर मारा। इस मर्तबा शीशा चकनाचूर हुआ। कांच के टुकड़े उसके हाथ में धंसे। अपने हाथ को देखता वो मुंतहा सुल्तान के धोखे को सोचता रह गया। कोई राह आज गाजान सिद्दीकी को सुझाई ही ना दे रही थी। काम हो गया है शानी, पिछले मेन गेट पर मेरा इंतज़ार कर, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फ़ोन को कंधे और सर के दरमियान दबोचे, एक बाजू से मुंतहा को संभाले उसने शानी को हिदायत दी। आयान को उसने जानबूझकर समरीन बेगम के कमरे की जानिब भेजा। वो जानता था कि वो चंद मिनटों में ही वापस आ जाएगा, क्योंकि समरीन बेगम उस वक्त गहरी नींद में होती थी। उसके आने से पहले ही हमदान को मुंतहा को लेकर यहाँ से निकलना। मुंतहा को संभाले वो तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा। इधर उधर देखता वो पिछले दरवाजे से बाहर निकला और मुंतहा को मेन गेट से बाहर लाया। स्याह गाड़ी की पिछली सीट पर उसे लेटाकर वापस अंदर की जानिब आया और एक पेपर मुंतहा के कमरे में मौजूद साइड टेबल पर रखकर वो दोबारा नीचे की जानिब बढ़ गया। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था, लेकिन गाजान सिद्दीकी के लिए शायद वक्त थम चुका था।
उसे एक लम्हे में ही थम चुका था जब मुंतहा सुल्तान ने हाँ कहकर उसका मान तोड़ा था। हाथ पर खून जम चुका था, कांच की नन्हे टुकड़े अब भी हाथ में धंसे अजियत रकम कर रहे थे। लेकिन आज गाजान सिद्दीकी को कोई परवाह नहीं थी। उसकी परवाह, सुकून, चैन, सब कुछ मुंतहा सुल्तान के एक जवाब ने चुरा लिया था। फ़ोन उसका बंद था। उस वक्त वो बस तन्हा अजियत में रहना चाहता था। एतबार टूटा था, कोई आम बात नहीं थी। सुबह की रोशनी नमूदार होने लगी थी, लेकिन गाजान सिद्दीकी को कोई परवाह ना थी। जिंदगी में पहली मर्तबा उसने रात बाहर ऐसे तन्हा सिसकते हुए गुजारी थी, और ज़िंदगी में अहम शख्स ने ही ये रात सिसकते हुए गुजारने के लिए तोहफे की सूरत उसे अता की थी। मुंतहा, आपके धोखे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज मैं हमेशा के लिए तन्हा रह गया। अब शायद ज़िंदगी में दोबारा एतबार ही ना कर पाऊँ। सिगरेट फूंकते यही आखिरी सोच उसके जहन में थी। गाड़ी में बैठता वो सर सीट की पोछ से लगाकर आंखें मूंद गया। सूरज की किरणों ने उसकी आंखों पर अपना तसल्लुत जमाया। भयानक ख्वाब देखता वो यकदम नींद से जागा था। आयान, यकलख्त उसे ऐसे लगा जैसे आयान मुसीबत में है। दिल की धड़कन वाजे बढ़ी हुई थी। इधर उधर देखकर उसने अपने हवास कायम किए। आयान, आयान किसी मुसीबत में है। मेरा बेटा, बीवी, यकदम उसके मुंह से निकला, लेकिन फौरन उसने अपने लब भींचे। मुंतहा का आखिरी लम्हात का चेहरा सामने उभरा। आंखों में फिर शर्मिंदगी ने घेरा किया, लेकिन उस वक्त उसे आयान की परवाह थी। हाथ पर दर्द की टीस उठी। कांच के टुकड़े हाथ में धंस कर नासूर का बाइस बन रहे थे, लेकिन गाजान को परवाह नहीं थी। उस वक्त अपनी मताए जान से बढ़कर उसे कुछ ज़रूरी ना लगा। घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के 11 बज रहे थे। न जाने क्यों गाजान का दिल अलग अंदाज में धड़का। मुंतहा की फिक्र यकलख्त ज़हन पर हावी हुई। वो मुझे घर जाना चाहिए, हाँ घर जाना होगा। चाबी घुमाकर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और गाड़ी का रुख घर की जानिब मोड़ा। फौरन, व्हाट हमदान, ये क्या कह रहे हो तुम? मुंतहा को तुमने अगवा कर लिया? लेकिन क्यों? फ़ोन पर लाइबा ज़ोर से चीखी। शट अप, आहिस्ता बकवास करो। हमदान के जवाब पर लाइबा के माथे पर बल नुमाया हुए थे। हमदान, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने ये हकीकत तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी कि तुम मुंतहा की ज़िंदगी से खेलो, उसे वापस छोड़ आओ, वरना मैं गाजान को सब सच बता दूंगी। लाइबा की धमकी पर हमदान का कहकहा गूंजा। तुम्हें लगता है तुम गाजान भाई को बताओगी और गाजान भाई तुम्हारा यकीन कर लेंगे? नामुमकिन। भाई इस वक्त किसी की भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि इस वक्त वो अपनी सो कॉल्ड बीवी का सोग मना रहे हैं। इस वक्त वो किसी को भी नहीं मिलेंगे, और अगर मिल भी जाएं तो वो कभी तुम्हारी बात का एतबार नहीं करेंगे। हमदान के जवाब पर लाइबा का सांस हलक में अटका था। अब क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? कहीं मेरे खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना रही? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे खिलाफ प्लान बनाकर अपने नुकसान करवाने का। गुड, ये हुई ना बात। खैर, तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ दोपहर तक पहुँच जाना, और हाँ, दोबारा कोई चालाकी मत करना, वरना वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। लाइबा को वार्न करता वो कॉल कट कर गया। लाइबा सुन सी खड़ी गहरी सोच में डूबी थी। शाम तक मैं वापस आऊँगा, अभी मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। कैफ़े से नाश्ता करके वो वापस उसी जगह आया जहाँ मुंतहा को उसने कैद करके रखा था। यार, तू एक बात तो बता, तूने लाइबा को इस प्लान में शामिल क्यों किया? अगर उसने काम बिगाड़ दिया तो क्या करेगा तू? गाजान भाई को अगर भिनक भी लग गई ना कि तूने मुंतहा भाभी को अगवा किया है, तो तुझे और मुझे जान से मार देंगे यार। शानी का लहजा तफक्कुर से भरा था। शानी, तू सारी उम्र डरपोक ही रहना। हमदान के माथे की तेवरी चढ़ी थी। लाइबा इतनी पागल नहीं है कि वो मेरे खिलाफ जाए। अगर वो मेरे खिलाफ जाएगी तो अपना अंजाम अच्छे से जानती है। अगर उसने ज़रा सी भी गद्दारी करने की कोशिश की, उसे वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने उसके बाप को मारा है। एक धमाका था जो हमदान ने शानी पर किया। व्हाट? ये क्या कह रहा है तू? तूने उसके बाप को मारा है? शानी के माथे पर पसीना नमूदार हुआ। हाँ, उस घटिया आदमी को मैंने मारा है। वो शख्स मेरे भाई की लाइफ में बहुत घुस रहा था, खुद को हमारा बाप समझ रहा था। अपनी उस 2 टके की बेटी की शादी मेरी यानी हमदान सिद्दीकी के भाई से करवाना चाहता था। उसका जिंदा रहना कैसे मुमकिन था? हमदान, तो पागल है क्या? शानी सदमे से चूर लहजे में बोला। हमदान ने एक तंजिया नज़र शानी पर डाली। पागल नहीं, कमीना हूँ, बहुत बड़ा कमीना। शायद तू भूल गया है। देख हमदान, भाभी को छोड़ दे। देख गाजान भाई ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शानी ने एक बार फिर उसे समझाना ज़रूरी समझा। बकवास बंद कर शानी, अपनी
और औकात ना भूल तू अपनी। उस औरत को भाभी कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस ये 2 दिन ही हैं मेरे भाई की ज़िंदगी में इसकी क्योंकि ये बस 2 ही दिन मेरे भाई की ज़िंदगी में रहने वाली है। इसकी वजह से जितनी तबाही मेरी ज़िंदगी में हुई है ना, दिल करता है इसे भी वैसे ही तबाह बर्बाद कर दूँ। हमदान के लहजे में एक आग सी जल रही थी, जिसकी तपिश सानी को वाज़े महसूस हो रही थी। चल मैं निकलता हूँ, और हाँ, तेरे पर एतबार किया है, अगर तोड़ा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसके कंधे पर दबाव डालकर उसने अपने सख्त लहजे में शानी को बहुत कुछ पावर करवाया। दीदी, दादू, दीदी चली गई, दादू भी नहीं आए, दादू दीदी को बुलाओ। बुखार में जलता वो अपने माँ बाप को पुकार रहा था। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से समरीन बेगम मुंतहा और गाजान के झगड़े को नहीं जान पाई थी, लेकिन मुंतहा का जाने का उनको उसी वक्त पता चल गया था जब आयान रोते हुए उनके पास आया। उसके कमरे की तलाशी लेने के बाद उनके हाथ जो पेपर लगा था, उस पेपर ने समरीन बेगम के होश उड़ा दिए थे। यानी गाजान को सारी हकीकत पता चल चुकी थी। हमदान भी न जाने कहाँ चला गया था। गाजान के नंबर पर वो तकरीबन 100 कॉल्स तो अब तक कर ही चुकी थी, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो पाया था। हाथ में चाबी घुमाता हमदान घर में दाखिल हुआ। आयान को वो लाउंज में लेकर ही बैठी थी। आयान को रोता देख वो ठिठका, आयान क्या हुआ? चाचू की जान, रो क्यों रहे हो? समरीन बेगम भी हमदान की आवाज़ पर चौंकी। हमदान कहाँ चले गए थे? इतनी कॉल्स की मैंने, लेकिन आपने एक भी रिसीव नहीं की। आपको ज़रा भी एहसास नहीं कि आपकी मॉम कितनी परेशान है? कहाँ थे आप? बोले। समरीन बेगम सख्ती से बस बोलती चली गई, मामा आयान को क्या हुआ? ये क्यों रो रहा है? हमदान ने जवाबन सवाल किया, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, उल्टा आप मुझसे सवाल करने लगे। मोहम्मद दोस्तों के साथ था अपने। आयान को गोद में उठाकर उसने उसके फूले हुए गाल चूमे और उसके बहते आंसू साफ किए। क्या हुआ आपको? आपकी मामा कहाँ है? मुंतहा घर छोड़कर जा चुकी है। समरीन बेगम के जवाब पर वो छिटका, व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? भाभी घर छोड़ गई? क्यों? भाई कहाँ है? सब ठीक है ना मॉम? हमदान का नाटक शुरू हुआ था। कुछ भी ठीक नहीं है हमदान। गाजान का कुछ पता नहीं चल रहा। रात से सुबह हो गई है, न जाने वो कहाँ होगा। मुंतहा भी जा चुकी है। समरीन बेगम रूहान सी हुई थी, वह भाई कहाँ है? गाजान की गैर मौजूदगी का सुनकर हमदान भी तफक्कुर में डूबा। वो न जाने कहाँ चला गया है। आयान को देखो कैसे बुखार में तप रहा है। खुदारा कुछ करो, मेरे बेटे को ले आओ हमदान। समरीन बेगम रोते हुए चीखी थी, आयान बाबा चाहिए। हमदान ने आयान की जानिब देखा। उसने बेसाख्ता सर इस बात में हिलाया, मैं अपने बेटे को अभी बाबा ढूंढ कर ला कर देता हूँ। आयान को कंधे से लगाकर हमदान ने उसकी पीठ सहलाई। मॉम भाभी किसके साथ गई हैं? चाचू आपके साथ। आयान के जवाब पर हमदान बेसाख्ता सटपटाया। समरीन बेगम शायद सुन नहीं पाई थी। आयान पापा आने वाले हैं, आप आओ मेरे साथ। आयान को अपने बाजुओं में जकड़े वो अभी ऊपर की जानिब बढ़ा ही कि आयान यकदम चीखा, डैडू डैडू। रोता हुआ वो हमदान की गोद में मचला। आयान की हालत देखकर गाजान का दिल कोया किसी ने मुट्ठी में जकड़ा। तेजी से आगे आकर उसने हमदान की गोद से आयान को लिया और अपने बाजुओं में जकड़ा। आयान ने भी अपने नर्म और गर्म बाजू उसके गिर्द जल्दी से लपेटे थे और सिसकियां भरते दीदी को पुकारा। गाजान के जलते दिल पर हल्की सी झड़ी लगी थी। डैडू दीदी नहीं, दीदी नहीं शय। समरीन बेगम भी हक्का बक्का सी बैठी गाजान की उजड़ी हालत देख रही थी। उसका खून से जमा हाथ, शर्ट पर खून के धब्बे, बिखरे बाल, बिखरी उलझी दाढ़ी उसकी तबाही का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी, गाजान कहाँ थे आप? और ये आपके हाथ पर क्या हुआ है? समरीन बेगम तेजी से उसके करीब आई और उसका हाथ थामना चाहा जो आयान की पुश सहला रहा था। मॉम, मैं आयान को संभाल लूं, फिर बात करते हैं, स्पाट अंदाज में कहकर वो ऊपर की जानिब बढ़ा। जिंदगी में पहली बार उसने समरीन बेगम का हुक्म टाला था। गाजान मुंतहा जा चुकी है। समरीन बेगम के अल्फाज ने गोया गाजान सिद्दीकी के वजूद पर एक और धमाका किया। उसके कदम बेसाख्ता थमे, जैसे गाजान को उम्मीद नहीं थी कि मुंतहा इतना बड़ा कदम उठा लेगी। डैडू दीदी, चाचू दादू। यकदम आयान निढाल होकर गाजान की बाहों में झूल गया। आयान, आयान बेटा क्या हुआ? गाजान ने उसे हल्का सा झिंझोड़ा था। तेजी से वो उसे लिए बाहर की जानिब बढ़ा। रुके भाई, मैं भी आता हूँ। हमदान के अल्फाज सुनकर उसने उसे
ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا۔ موم آپ آئے، سمرین بیگم کو اشارہ کیے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ سمرین بیگم دوپٹہ ہلکا سا درست کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے موجود ہمدان کسی گہری سوچ میں غرق ہوا۔ آیان نے آخری مرتبہ اسے ہی جاتے دیکھا تھا اور وہی منظر اس کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا، اور یہی نقش ہمدان کے لیے نقصان کا باعث بن رہا تھا۔